जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आज उसका पहला लेक्चर है। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स की मोशन कंसिडर करेंगे जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो। अभी हमने रिलेटिविटी का कोर्स ख़त्म किया है, उसमें हमने ये देखा था कि जब चीज़ें बहुत हाई स्पीड पे जाती हैं तो उस वक़्त उन पे क्लासिकल फिज़िक्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं रहते। मतलब ये है कि उसमें गैलीलियन रिलेटिविटी वैलिड नहीं रहती, तो फिर आप उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं और रिलेटिविटी के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, सच दैट कि स्पेस एंड टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, वो एब्सोल्यूट नहीं रहते। और ये है कि उनकी वजह से तमाम जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं फॉर टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो रिलेटिविटी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को भी रिलेटिविटी के साथ मिलाया जाता है, लेकिन अभी हमारा जो पहला टास्क है वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का है। यानी इसमें हम वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिन पे क्लासिकल न्यूटन फिजिक्स के जो लॉज हैं वो वैलिड रिजल्ट्स नहीं देते। लास्ट टाइम की तरह यहाँ भी मैं ये कह दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को वायलेट नहीं करती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमने देखा था कि जो स्पेशल रिलेटिविटी है वो गैलीलियन रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करती, बल्कि ये उसमें इजाफा करती है। उसके अंदर बहुत से जो मसाइल थे उनको सॉल्व करती है, उनके रिजल्ट्स को बेहतर करती है। तो इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये जनरलाइजेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। इसका ये मतलब नहीं है कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के खिलाफ है, सिर्फ ये कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है एक ख़ास हद तक हमें सही रिजल्ट्स देती है यूनिवर्स के बारे में, या हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, फिनोमिना है, प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेसेस या फिनोमिना अगर तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के हों, मैक्रोस्कोपिक से हमारी मुराद है कि वो वर्ल्ड जो इंसानी आंख देख सकती है, जिनका जिनकी डायमेंशंस जिनका साइज इतना बड़ा है कि हम इंसानी आंख से उनको देख सकें, या फिर हम टेलीस्कोप के थ्रू उनको देख सकें। मेरी मुराद है जो ज़मीन और आसमान की वो चीज़ें जिनको इंसान आंख से देखता है, उनके ऊपर तो न्यूटन की जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छी तरह वैलिड रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि साइंस की तरक्की के साथ साथ 19वीं सदी में जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोप ईजाद होती है, और उसके बाद हम जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसकी तरफ मूव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारा मैटर है ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम उन्हें इंसानी आंख से नहीं देख सकते। फिजिक्स में ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की तरफ गई। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्टडी करते थे, और बायोलॉजी के अंदर भी जो सेल्स और जीन्स वगैरह को स्टडी करना। तो पूरी एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड थी जिसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट्स थे जो आम इंसानी आंख उनको नहीं देख सकती थी, और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोवेव्स की मदद से ही हम उनको देख पाते थे। तो इस वजह से इस वर्ल्ड के जब डिफरेंट प्रोसेसेस को देखा गया तो उनकी मोशन डिस्क्राइब नहीं होती थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। तो इसलिए फिर लोगों ने एक नया जो है वो सेटअप डेवलप करना शुरू किया, और ये सेटअप जो है ये एकदम से डेवलप नहीं हुआ, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बहुत से हिस्टोरिकल प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत से एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट जो थे वो न्यूटोनियन फिजिक्स की बुनियाद पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि वक़्त के साथ साथ कुछ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, उनमें ज़्यादा बेहतरी आती है। तो इसमें भी बेहतरी आती गई और इसका फार्मूलिज़्म आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होता गया। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के फार्मूला जो हैं वो उनको डेवलप करें तो हम जो हिस्टोरिकल इसका जो प्रोसेस था उसको हम ज़हन में रखें और उसी के मुताबिक जो है वो हम इसको लेके चलें।
उस हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर कुछ बिग इवेंट्स हैं या बिग एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना जो है वो लाजमी था, और उसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने एक ही तरह का पैराडाइम या एक ही तरह का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसको बाद में फिर तकरीबन 20-30 साल के बाद क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया गया, यानी 1930s तक जो है वो इसको बाकायदा एक मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दे दिया गया। लेकिन इससे पहले जो हिस्टोरिकली जो एक्सपेरिमेंट्स चले आ रहे थे या उनकी एक्सप्लेनेशन हो रही थी, वो जो है वो हर साइंसदान जो है वो एक खास सोच के साथ उनको एक्सप्लेन कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या ये डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन 1925 के बाद जाके इनका लिंक जो है वो हमें नजर आना शुरू हुआ, और इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद एक ही थ्योरी की शक्ल दे दी गई, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। और बाद में इसमें फिर रिलेटिविटी जो है वो 1930s के बाद शामिल की गई। डेराक वगैरह ने रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को यकजा किया, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने एंटी मैटर को डिस्कवर किया। फिर इसके बाद ये क्वांटम फिजिक्स जो है, चूंकि ये बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स बन गई, और फंडामेंटल फिजिक्स से मेरी मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमिना को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए क्वांटम फिजिक्स ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप बायोलॉजी में देखें और आप उसमें सेल्स वगैरह को डिस्कस करना चाहते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया या सेल्स वगैरह हो गए, तो वो बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इसका मतलब है वहां पर आप क्वांटम फिजिक्स के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट है, उसमें भी क्वांटम फिजिक्स जो है वो बुनियादी किरदार अदा करती है, जिसमें हम डायोड, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्वांटम मैकेनिकली हमें ट्रीट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि बाइस बनते हैं करंट का, और फिर उस करंट की मदद से आप डिफरेंट किस्म के लॉजिक गेट्स भी जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और वो लॉजिक गेट्स बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जा सकता है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं, और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उन कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है, बिकॉज केमिस्ट्री सारी की सारी इलेक्ट्रॉन से डील करती है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसके डिफरेंट एंगुलर मोमेंटा हैं, उसकी स्पिन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। इसी तरह से आप अगर फिजिक्स में देखें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है या कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर जो हमारा सॉलिड है वो अब एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके अंदर भी अगेन वही एटम्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपिकली डील होते हैं। इस वजह से उनके लिए भी क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो कंडेंस मैटर फिजिक्स में फॉर एग्जांपल जब हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं या बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, जो कि डिफरेंट इंसेंबल ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब करती है, तो उसको भी हमें क्वांटाइज करना पड़ता है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जब स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करनी होती है थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ रिलेट करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में होती हैं, तो इस वजह से उनको स्टैटिस्टिकल इंसेंबल हम कहते हैं। तो वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं उनमें क्वांटम फिजिक्स के बेसिक फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो एनर्जीज लेनी पड़ती हैं पार्टिकल्स की, वो क्वांटाइज फॉर्म के अंदर लेना पड़ता है। उनकी डिफरेंट स्पिन की वजह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाती हैं, उनकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी इस्तेमाल होती है। सुपर फ्लूइड्स पूरा एक शोबा जो है, फ्लूइड्स जो हैं वो जब उनको सुपर कूलिंग की जाती है तो वो एक खास स्टेट के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम वगैरह जो है, हीलियम 4 फॉर एग्जांपल, जब उसको कूल किया जाता है तो फ्रीज नहीं होती, बल्कि वो एक फेज ट्रांजिशन करती है, जिसको क्वांटम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। तो सुपर फ्लूइड्स एक पूरी ब्रांच जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से निकली। इसी तरह से सुपर कंडक्टर्स जो हैं, मतलब बहुत सी तारें ऐसी या मटेरियल ऐसे हैं कि जब उनको उनका टेम्परेचर बहुत लो किया जाता है, क्यूरियो टेम्परेचर उसको कहा जाता है, तो उस क्यूरियो टेम्परेचर से जब आप बिलो जाते हैं तो
आपका जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिट हो जाती है या उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और वो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एंड सो ऑन। तो सुपर कंडक्टिविटी एक पूरी ब्रांच है जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से शोबे हैं, मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं है साइंस का जिसमें क्वांटम फिजिक्स इस्तेमाल ना हो रही हो। इवन जो लार्जेस्ट हमारा सिस्टम है हमारे पास अवेलेबल जो कि पूरी यूनिवर्स है, उसको भी हम जब कहते हैं कि वो बिग बैंग से निकल के आती है तो वहां पे भी क्वांटम मैकेनिक्स ही को अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो है यूनिवर्स जो है ये बहुत बहुत ज्यादा जो है वो छोटे साइज की थी। तो उस वक्त इसके अंदर जो प्रोसेसेस थे वो क्वांटम लेवल के थे बिकॉज यूनिवर्स का साइज बहुत स्मॉल था। तो इसलिए बिग बैंग का जो टाइम है उसको भी क्वांटम फिजिक्स के जरिए जब समझा जाता है तो हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन और न्यूक्लियर सिंथेसिस जिसमें पहली दफा न्यूक्लियस बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, स्टार्स और गैलेक्सीज बनती हैं, तो ये सारा प्रोसेस भी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन होता है। इवन बिग बैंग से पहले जब हम बैंग की बात करते हैं कि वो बैंग कैसे होता है और जो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मोलॉजी है, होमोजेनिटी एंड आइसोट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्फ्लेशन की थ्योरी आई है, वो इन्फ्लेशन की थ्योरी भी क्वांटम फिजिक्स के विदाउट काम नहीं करती। स्ट्रिंग थ्योरी को ले लें या डिफरेंट हमारी जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर की उनको यूनिफाई करने की जो बात की जा रही है, पार्टिकल फिजिक्स में जो नित नए पार्टिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं, ये सारे का सारा जो एक पूरी एक नई समझ लें हम नए अहद में जो दाखिल हो गए हैं, इसकी वजह क्वांटम मैकेनिक्स है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत फंडामेंटल फिजिक्स है, फंडामेंटल साइंस है। क्वांटम फिजिक्स को समझे बगैर हम मॉडर्न एज के अंदर अपनी साइंस नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट क्वांटम फिजिक्स की जो हिस्टोरिकली इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पे मैंने लिस्ट अप किया है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तारीखें हैं, ये राउंड अबाउट डेट्स हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है क्योंकि मुसलसल काम होता रहा है और एक साल में कभी दो दो तीन तीन पर्चे भी शाया हुए हैं और कभी जो है वो 5-7 साल लगे हैं इस चीज़ को समझने में। तो इसलिए ये डेट्स हैं, ये राउंड अबाउट इनको बताया गया है कि किस किस तरह से इवेंट हुए हैं। तो उसमें आप पहले देखें कि 1901 में सबसे पहला इवेंट जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया कि अगर आप एनर्जी को क्वांटाइज कर दें तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोन का कंसेप्ट दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि जो तमाम किस्म की रेडिएशन है वो क्वांटाइज होती है और उसका क्वांटा जो है उसको फोटोन कहता है। चूंकि वो लाइट की बात कर रहा है लिहाजा लाइट को फोटो भी कहते हैं, तो इसलिए लाइट के क्वांटा को फोटोन कहा गया और इसके जरिए उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब आप किसी मेटल के ऊपर लाइट को शाइन करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह से 1913 के अंदर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आई तो बोहर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने दिया था और वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें से डिफरेंट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स या डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइट निकलती हैं। उन सीरीज को एक्सप्लेन करना जो है उसके लिए क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया बोहर ने। मतलब उसमें उसने क्वांटम थ्योरी से मेरी मुराद है कि उसने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया। इसी तरह 1922 में एक्स रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कॉम्पटन ने और उसने देखा कि जो एक्सरे के फोटॉन्स हैं या एक्सरे लाइट है वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर करती है और स्कैटरिंग का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स हैं जो कि स्कैटर कर रहे हैं, जिससे अगेन साबित हुआ कि फोटॉन्स पार्टिकल्स हैं और लाइट भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्वांटा से मिलकर बनी है। इस तरह 1924 में फर्मियंस के लिए पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। वो ये कहता है कि जितनी भी क्वांटम स्टेट्स हैं, मैग्नेटिक क्वांटम स्टेट है, स्पिन क्वांटम स्टेट है, ऑर्बिटल क्वांटम स्टेट है, तो किसी भी दो फर्मियंस की तमाम क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती। विद इन सेम स्टेट वो तमाम क्वांटम नंबर्स की सेम वैल्यू नहीं रख सकते। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर 1925 में सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि इसमें अचीवमेंट है क्वांटम थ्योरी में वो डी ब्रॉगली की मैटर वेव्स की थ्योरी है कि उसने पहली दफ़ा ये बात सोची कि अगर हम आप ये देखें कि 1924 तक 24 साल हो गए हैं प्लांक के बाद, लेकिन लोग सिर्फ रेडिएशन को पार्टिकल शो कर रहे थे। तो डी ब्रॉगली वो पहला शख्स था जिसने
पार्टिकल की जो वेव नेचर है उसको उसके बारे में बात की, एंड देन 1927 में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वेव तजर्बा करके वेव प्रॉपर्टीज को जो है वो चेक किया गया कि वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। 1925 तक ये दोनों तरफ की जो पिक्चर है, यानी रेडिएशन का क्वांटाइज होना और मैटर का क्वांटाइज होना, या मैटर का जो है वो वेव नेचर होना, ये दोनों चीजें आ चुकी थी। तो फिर श्रोडिंगर ने 1926 में एक इक्वेशन लिखी जिसको वेव इक्वेशन बोला जाता है, और वहां पे उसने वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट पहली दफा दिया कि जितनी भी ये जो दोनों नेचर्स हैं, यानी वेव नेचर ऑफ मैटर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है एक इक्वेशन के थ्रू। और वो इक्वेशन जो है वो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी, जिसको उसने वेव इक्वेशन का नाम दिया, और उसमें जो साई था यानी वेव फंक्शन था, उसको एक प्रोबेबिलिटी वेव जो है वो कहा। उस प्रोबेबिलिटी वेव के बारे में हाइजेनबर्ग ने 1927 में ये प्रेडिक्ट किया कि इसमें बहुत से वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठा मेजर नहीं किया जा सकता। कुछ वेरिएबल्स तो इकट्ठे मेजर किए जा सकते हैं, मसलन एनर्जी और पोजीशन को इकट्ठा मेजर किया जा सकता है, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम को इकट्ठा मेजर नहीं किया जा सकता। एनर्जी और टाइम को इकट्ठा मेजर नहीं किया जा सकता किसी प्रोसेस में। तो इस चीज को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया। फिर डेविसन जर्मन ने, अगेन मैंने बताया कि जो 1925 का डी ब्रोगली था उसको एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटली। 1926 में और 7 में जो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने दो डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू में, एक ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स को यूज किया, मैट्रिक्स का अलजेब्रा इस्तेमाल किया, दूसरे ने वेव फंक्शन का अलजेब्रा वेव अलजेब्रा इस्तेमाल किया। तो दोनों ने जो है वो जो इक्वेशंस दी थी उनको बताया कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है बॉर्न ने, मैक्स बॉर्न ने 1927 में फिर उसको एक्सप्लेन किया, जिसको हम कोपरनिकन इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, और जिसके ऊपर आपको पता है कि आइंस्टाइन ने भी बड़ा इख्तलाफ किया था। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ थी, और इसके मुकाबले में जो आर्गुमेंट्स थे वो क्या आर्गुमेंट्स थे, क्यों मैक्स बॉर्न के खिलाफ आइंस्टाइन जो है वो लिखता रहा। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो 1927 तक जो बेसिक फॉर्मुलिज्म था क्वांटम मैकेनिक्स का वो बना लिया गया, और उसकी बेस के ऊपर फिजिक्स के जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया जाने लगा था। तो हमारी जो डिस्कशन होगी इस कोर्स में वो इसी के मुताबिक होगी कि हम इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। तो पहले जो ये जो 5 चीजें हैं 1901 से लेके 1924 तक, ये बिल्कुल एक पैराडाइम है। इस पैराडाइम का मैंने नाम रखा है कॉर्पस्कल्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, स्पेक्ट्रा हो, इसी तरह से कॉम्पटन स्कैटरिंग हो, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, तो ये सारे के सारे बेसिकली एनर्जी की क्वांटाइजेशन के बारे में हमें बताते हैं। ये तमाम एक्सपेरिमेंट से एनर्जी की क्वांटाइजेशन प्रूव होती है। एनर्जी की क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम में कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट होती है। और डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल जो है, जब हम कहते हैं कि कोई चीज पार्टिकल है, जब हम ये कहते हैं कोई चीज पार्टिकल है, तो उसका मतलब ये होता है कि चीज का पार्टिकल होने का मतलब ये होता है कि उसका एक मोमेंटम है और उसकी एक एनर्जी है। अब आपको पता है मोमेंटम जो है उसको हम आमतौर पे एम वी से जाहिर करते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मास समझ लें इज द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल, जबकि वेव जो होती है उसको हम एक वेव वेक्टर से जाहिर करते हैं, और उसकी एक वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक वेव के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स का जो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ्स होते हैं उनका जो आपस में डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। सो वेवलेंथ वो प्रॉपर्टी है जो कि वेव की होती है, लैम्डा, और मोमेंटम प्रॉपर्टी है जो कि एक पार्टिकल की होती है। सो अगर कोई चीज पार्टिकल होगी तो उसका मोमेंटम हम लेंगे, और अगर कोई चीज वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ हम लेंगे। तो आगे जाके हम जो है वो देखेंगे कि मोमेंटम और वेवलेंथ आपस में रिलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से का मतलब है कि वो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी में से निकलती है।
ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है? ब्लैक बॉडी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जब उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती है, जब उसके ऊपर रेडिएशन शाइन करते हैं, तो वो रेडिएशन उसमें सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्योंकि उसमें सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, लिहाजा आप उसको देख नहीं पाते, तो हम कहते हैं कि ये ब्लैक है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब चीज़ों को हम देखना चाहें तो देखने का प्रोसेस ये होता है कि लाइट उस चीज़ पे फॉल करती है, देन वहां से रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचती है, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। और अगर कोई रिफ्लेक्शन ना करे बॉडी, तो हम कहते हैं कि इस पर पड़ने वाली जो लाइट थी वो इसने अब्जॉर्ब कर ली है। यहाँ ब्लैक से मेरी मुराद ब्लैक कलर नहीं है, बिकॉज कलर इज आल्सो अ लाइट। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ को देख रहे हैं, तो वो ब्लैक कलर है। यहाँ जो ब्लैक बॉडी की बात की जा रही है, वहाँ ब्लैक से मुराद कलर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इतना मतलब पता है कि जो रेडिएशन उस बॉडी पे गई थी वो वहाँ से वापस नहीं आई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई हम इसको ब्लैक बॉडी कह रहे हैं। यानी यहाँ ब्लैक से मुराद कलर नहीं है, बल्कि अब्जॉर्प्शन है, लाइट अब्जॉर्ब हो गई है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि लाइट उसके अंदर अब्जॉर्ब हुई है, रेडिएशन उसके अंदर मौजूद है। आपको पता है जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। मिसाल के तौर पर लोहे को गर्म करें तो आपको पता है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है, वो रेड होना शुरू हो जाता है, या येलो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है वो ग्लो करता है। तो चीज़ों को जब हीट किया जाता है तो उनके अंदर अगर रेडिएशन मौजूद होती है तो वो बाहर निकल आती है। तो ब्लैक बॉडी ने जो सारी रेडिएशन ऑब्जॉर्व की थी, वो सारी रेडिएशन बाहर निकल आती है। और अब वो रेडिएशन के अंदर एक इंफॉर्मेशन मौजूद है कैविटी के बारे में। कैविटी से मुराद कि आपने वो जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि वो उसको सिर्फ एक छोटे से सुराख के अंदर उसको खोल के रखा हुआ था, ताकि उसके अंदर जाने वाली लाइट उसके अंदर ही रहे और उस सुराख में से वापस बाहर ना निकल सके। खास तरह से उसको तैयार किया जाता है। तो जब इस कैविटी में लाइट अंदर जाती है तो वो अंदर जाके डिफरेंट जगहों पे रिफ्लेक्ट करती है और हर रिफ्लेक्शन पे वो ऑब्जॉर्ब होती रहती है, सच दैट कि वो रेडिएशन बाहर वापस नहीं निकलती। लेकिन जब हम इसी को दोबारा गर्म करने लगते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन का जो है वो हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से मेरी मुराद ये है कि हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलता है कि इस रेडिएशन में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और उससे हमें ये पता चल सकता है कि कैविटी के अंदर क्या प्रोसेसेस हुए थे जिसकी वजह से ये रेडिएशन हमें मिली है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मुख्तसर तारफ है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी आपको नजर आ रही है। द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी व्हेन हॉट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, अब अगर इक्विलिब्रियम मौजूद हो, इक्विलिब्रियम का मेरा मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रेट पे एमिट हो रही हो। ये ना हो रहा कि कभी एकदम से आप गर्म करना शुरू कर दें और कभी आप हीट एकदम ज्यादा कर दें, कभी हीट एकदम कम कर दें, तो ये काम नहीं करना। आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसको दे दें बॉडी को, ताकि उसमें से एनर्जी या रेडिएशन जो है वो निकलती रहे बॉडी में से। तो इस चीज को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मतलब है, इक्विलिब्रियम है। उसके अंदर एनर्जी के अंदर एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मुसलसल उसमें से जो एनर्जी निकली है उसको आप प्लॉट करते जाते हैं कि हर एनर्जी फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी पर निकल रही है। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज लेकर आप एनर्जी को प्लॉट कर देते हैं, और इस प्लॉट को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये आपको प्लॉट नजर आ रहा है। यहाँ जो देखें एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसी ली गई है, इसमें से हर फ्रिक्वेंसी जो है, मसलन ये 1 है, तो ये 1 जो है ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज है। सिमिलरली ये 2 10⁻14 हर्ट्ज है, ये 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। तो 10⁻14 हर्ट्ज के यूनिट्स में ये फ्रिक्वेंसी है जिसको न्यू कहा गया। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वो एनर्जी डेंसिटी ली है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ली है। तो ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसका यूनिट जो है वो 10⁻16 इंटू जाउल पर मीटर क्यूब पर हर्ट्ज है। So ये एनर्जी डेंसिटी है such that it is defined as energy emitted by the black body per unit volume पर फ्रीक्वेंसी या एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी। गिवन फ्रीक्वेंसी पे क्या आपको एनर्जी डेंसिटी मिलती है। तो ये आपको एक ग्राफ मिल रहा है, ये जो डार्क शेड के अंदर बना हुआ है, ये देखें ये कंटिन्यूस ग्राफ है।
कंटिन्यूस का मतलब है कि हर फ्रिक्वेंसी पे आपको एनर्जी की एक वैल्यू मिल रही है, इसमें एनर्जी क्वांटाइज नहीं है। फ्रिक्वेंसी, हर फ्रिक्वेंसी पे एक एनर्जी मौजूद है। क्लियरली इससे हमें पता चल रहा है कि जो रेडिएशन या जो लाइट निकली है ब्लैक बॉडी में से वो कंटिन्यूस एनर्जी रखती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि एनर्जी कंटिन्यूस है। दैट इज वाई आप कभी भी इसको एक्सप्लेन करते वक्त डिस्क्रीट एनर्जी नहीं लेंगे, आप हमेशा कंटिन्यूस एनर्जी लेंगे। और यही वो काम था जो साइंसदान कर रहे थे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ग्राफ खुद बता रहा है कि ये कंटिन्यूस एनर्जी से बना हुआ है। ओके, अब तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो फेल हो गई इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है, द एनर्जी डेंसिटी शोज अ प्रोनाउंस्ड मैक्सिमम, और ये बढ़ते बढ़ते एक खास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर जाके मैक्सिमम हो जाती है। जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया है कि 4000 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है कि आप जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और एक खास फ्रिक्वेंसी, लेट्स से ये 2 से थोड़ा सा आगे जब फ्रिक्वेंसी गई तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिली। लेकिन जो ही फ्रिक्वेंसी उससे ज्यादा हुई, एनर्जी कम होनी शुरू हो गई है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन उसकी डिपेंडेंस जो है वो दो तरह से हो रही है, तीन तरह से बल्कि हो रही है। नंबर वन, जब लो फ्रिक्वेंसी है 1-2 के करीब, तो एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है। फिर 2 से थोड़ा सा आगे जाने पे पीक आ जाती है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी है, वो किस चीज़ की एनर्जी है। फिर आप उससे जब आगे जाते हैं 3, 4, 5, 6 वगैरह तक, तो एनर्जी अगेन कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, आपको एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए जिसके लेफ्ट साइड पे एनर्जी डेंसिटी हो, राइट साइड पे एनर्जी हो। जब आप डिफरेंट एनर्जीज की वैल्यू पुट करें तो कभी तो एनर्जी डेंसिटी बढ़े, कभी वो मैक्सिमम हो, और कभी वो कम होना शुरू हो जाए। तो एक ही फार्मूले में ये तीनों फीचर्स होने चाहिए। अब डिफरेंट लोगों ने इसको ट्राई करना शुरू किया कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस ग्राफ को, और उसके लिए जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूंकि ये एनर्जी का कंटिन्यूस ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं भी ब्रेकअप नहीं हो रहा, हर पॉइंट पे आपको एनर्जी मिल रही है, लिहाजा कंटिन्यूस एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त तक लोग यही समझते थे कि रोशनी जो है वो वेव है। क्यों समझते थे? उसकी रीजन मैक्सवेल है, क्योंकि मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं, आपने ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा था कि मैक्सवेल की इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, और अगर मैक्सवेल की इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो वो एक वेव इक्वेशन देती हैं, जिससे ये साबित होता था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक्सरेज भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी तरह तमाम रेडिएशन जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इनको हम वेव ही कंसिडर करेंगे, और वेव जो है वो एक कंटिन्यूस फिनोमिना ही होता है। वेव इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फिनोमिना। अब उस वेव के अंदर जो है वो एनर्जी भी पाई जाती है। हम ये कह रहे हैं कि वो एनर्जी कंटिन्यूस है, लेकिन उसका बिहेवियर फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होता है। अगर वो मसलन अगर आप को पता हो, फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर रही हो तो उसका मतलब होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रही हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी है कम। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि कैविटी के अंदर से जो रेडिएशन निकल रही थी, जिस चीज़ ने भी वो रेडिएशन छोड़ी है उसके अंदर ऑसिलेशन हो रही है। कैविटी के अंदर जिस चीज़ में से भी रेडिएशन निकली है, तो रेडिएशन हमें बता रही है कि कैविटी किस तरह की है। रेडिएशन ये बता रही है कि उस कैविटी में जो भी चीज़ थी पहले उसकी फ्रिक्वेंसी कम थी, जब उसकी फ्रिक्वेंसी कम थी तो एनर्जी भी कम थी। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी तेज होना शुरू हो गई, वो ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करने लगा, और उसकी एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो गई। एक खास वक्त आया कि उसने इंतहाई तेजी के साथ ऑसिलेट किया, ठीक है, उस वक्त उसकी एनर्जी फिर कम थी। यानी वो पीक गुजरने के बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ी है लेकिन एनर्जी जो है वो कम हो गई है। तो ये हमें कैविटी के बारे में पता चल रहा है कि कैविटी के अंदर कोई चीज है जो कि ऑसिलेट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं आ रही, हर फ्रिक्वेंसी पे एक जितनी एनर्जी नहीं आ रही। और ये एनर्जी चूंकि रेडिएशन जो है ये वेव है, लिहाजा इनके ऊपर वेव मैकेनिक्स ही हम अप्लाई करेंगे। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से डिफरेंट लॉज हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है, ये इसकी फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आपको याद हो तो पावर जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया ही होता है। अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल लें तो वो पावर होता है। तो यहाँ जो पावर है वो पर यूनिट एरिया निकाली हुई है। पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। सो ये इंटेंसिटी का भी फार्मूला है। अगर आप इसको पी के बजाय आई लिख लें तो ये इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टी टेम्परेचर पे था और ये टी टेम्परेचर कांस्टेंट था, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की बात की है, हमने कहा है कि कैविटी को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट किया है, हमने उसको कभी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बल्कि कांस्टेंट टेम्परेचर दिया। तो स्टीफन लॉ ये कहता है, उसने ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ डिस्कवर की डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके, कि जो टेम्परेचर की पावर 4 है वो करस्पॉन्ड करती है पावर को, यानी जो रेडिएशन निकलेगी उसकी पावर टेम्परेचर टू द पावर 4 पे जानी चाहिए। इस चीज़ को हम स्टीफन लॉ कहते हैं। स्टीफन ने ये चीज़ जो है वो मेजर की। इसमें जो सिग्मा है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4 होती है। वो आप इजीली यहाँ से देख भी सकते हैं सिग्मा का जो यूनिट है। ये 1879 में स्टीफन ने और 1884 में बोल्ट्जमैन ने, दोनों ने मिल के समझ लें कि ये दोनों के मिलाप से ये जो है वो लॉ सामने आया, इस वजह से इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये थ्योरेटिकल, बोल्ट्जमैन जो है इसने थ्योरेटिकल डेरिवेशन की थी, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। किस तरह से? इसने मैक्सवेल की थ्योरी ली, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेव इक्वेशन है उसको लिया, और उसकी बुनियाद पे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जो थे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर, अगर आपको याद हो तो उनको आप माइक्रोस्कोपिक थ्योरी से निकालते हैं। तो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए इसने स्टैटिस्टिकली ये चीज फाइंड आउट की, जो पावर है या इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। इस चीज को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। इसी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बुनियाद पे फिर वाइन ने 1894 में, यानी बोल्ट्जमैन ने 1884 में, इसने 94 में, 10 साल बाद इसने एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। और इसने कहा जो एनर्जी डेंसिटी यू है उसका ये फार्मूला होगा, इसमें ए और बीटा ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट्स जो है ये एम्पिरिकल कांस्टेंट्स हैं, यानी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखने वाली चीज ये है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दो जगह पे आ रही है। एक तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्यूब की शक्ल में आ रही है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंशियली माइनस न्यू की शक्ल में आ रही है, ई टू द पावर माइनस न्यू की शक्ल में आ रही है। टी जो है ये कांस्टेंट है, ये भी टेम्परेचर है। बीटा और ए मैंने बता दिया ये एम्पिरिकल कांस्टेंट्स हैं। तो ये वाइन्स ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला निकाला यूजिंग द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये जो वाइन का फार्मूला है, अगर आप इसको प्लॉट करें तो इसका प्लॉट इस तरह का होता है। ये मैं अभी आपको ग्राफ में दिखाता हूं, जो हमने पीछे भी ग्राफ देखा है। ये जो ग्राफ है, ये सिस्टम मेरा ख्याल होल्ड हो गया नेट की वजह से। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ग्राफ के अंदर ये जो हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये वाइन्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। ये एक्सपोनेंशियल डिके जो है, न्यू बढ़ता जाएगा तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस न्यू है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल डिके करेगी एनर्जी डेंसिटी। तो ये उसको तो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऐसा बिहेवियर नहीं आता, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, जब न्यू जीरो होगा एनर्जी जीरो होगी, परफेक्टली ठीक। लेकिन जैसे जैसे न्यू बढ़ता जाएगा एनर्जी को बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल का फैक्टर चूंकि इसके साथ आ रहा है, इस वजह से ये एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती वाइन्स लॉ को। वाइन्स लॉ जो है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी पे इसका बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन नहीं होता है, इसका सिंपली प्लॉट किया जा सकता है इसको। इसी तरह से फिर वाइन के बाद 1894 के बाद 1900 के अंदर रेले ने या रेले जीन्स ने, दोनों ने मिलकर जो है वो दोबारा एक अटेम्प्ट की एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने की। और इस दफा इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टैंडिंग वेव्स के तौर पे कंसीडर किया, रेडिएशन को स्टेशनरी वेव्स के तौर पे कंसीडर किया।
इसके बारे में भी हम अगली वीडियो जो है उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी मेरे पास वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं अभी ग्रुप में दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो अगली जो हमारी है वीडियो मीटिंग, उसके अंदर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा।